हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं सोल्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, ठीक है, और उसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। फिर हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि डिटेल हमें पढ़ना है। डिटेल पढ़ने के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं आते हैं सॉल्व करना, मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, सॉल्व कैसे करोगे आप, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, जिससे आराम से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सको। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक आपको बने रहना है, चीज़ों को देखना है। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने मोलैरिटी, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाके अभी देखनी चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में नॉर्मेलिटी डिफाइन करने के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो मैं रिलेट करूँगा मोलैरिटी से, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है, वहाँ पे तो रिलेशन आपको वहाँ पे मोलैरिटी पता होनी चाहिए, तभी वो टॉपिक आप समझ पाओगे। क्वेश्चंस जितने लगने वाले हैं उसमें मोलैरिटी की भी क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी की भी क्वेश्चन है, मोलैलिटी की भी क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो आपको प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, प्रीवियस टॉपिक्स आपने सही से नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस में फंस सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस वीडियो देखनी है, फिर यहाँ पे आना है। देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कोड के साथ, तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमने टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। मोलैरिटी पढ़ लिया था, क्वेश्चंस लगा लिए थे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी लगाया था, मोलैलिटी भी पढ़ी थी, पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो नॉर्मेलिटी समझने में हेल्प करेंगी। जैसे इक्विवेलेंट मास क्या होता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं, हम समझते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हमने बोली, इक्विवेलेंट मास। देखो, जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हम हमेशा, मैं डिस्कशन जब करता हूँ तो डिस्कशन हमेशा बेसिक से करता हूँ, क्योंकि देखो, अगर आपका बेस, वही कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत है तो छत अच्छी लगती है, ठीक है। अगर नींव मजबूत नहीं है, आप बेसिक क्लियर नहीं किए हो, तो आप जो छत लगाने वाले हो ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। रट के कितना भी कुछ नहीं कर सकते आप। तो बेसिक्स क्लियर करिए अपने, ठीक है, और वो क्लियर करने में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या बोला हमने, इक्विवेलेंट मास। तो पहली चीज़ हम समझ लेते हैं, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास होता है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। देखो, इक्विवेलेंट मास हमेशा सल्यूट का निकालते हैं, तो यहाँ सल्यूट ना लिखते तो भी चलता, सल्यूट लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक, क्या हमने बताया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट टू द वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। रेशियो ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैं आपको समझाऊंगा वैलेंसी फैक्टर और क्या होता है, सारी चीज़ें पहले देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्यूट का लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास किसका निकालते हैं, सल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास टू दी वैलेंसी फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट, वैलेंसी फैक्टर को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, मोलैरिटी जब डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट मास अगर कहीं लिखना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विवेलेंट मास
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मिटा देते हैं पूरा, फिर से लिख देता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, यानी ms अपॉन x, ठीक है। अब ये वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? वैलेंसी फैक्टर होता है किसी भी सल्यूट की एसिडिटी, अगर वो बेस है, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, या फिर चार्ज ऑन द, ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, अगर सॉल्ट है तो, ठीक है, आयन पे चार्ज मतलब डिसोसिएट। जैसे आप जानते हो ना कि अगर कोई सोल्यूशन बनाया जा रहा है तो उसमें सोल्यूट जब डिसॉल्व किया जाता है तो सोल्यूट क्या करता है, सोल्यूट डिसॉल्व होने के साथ साथ डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का, क्या होता है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में कितने आयन्स बन रहे हैं वो होती है वैलेंसी, वो होता है वैलेंसी फैक्टर। आयन या बन रहा है या आयन पे कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, जो भी आयन बन रहा है उस पर मैक्सिमम कितना चार्ज आ रहा है वो होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। बेसिसिटी, ठीक है, या फिर चार्ज ऑन किस पे, आयन पे, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूट है H2SO4, इसके H2SO4 के क्वेश्चन लगाए थे प्रीवियस वीडियो में, H2SO4। तो ये डिसॉल्व होने पे डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट होगा, 2H+ आयन प्लस SO4 2 निगेटिव आयन। तो ये SO4 2 निगेटिव आयन यहाँ पे कितने, मैक्सिमम चार्ज कितना है, 2, मैक्सिमम चार्ज 2 है, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन नहीं लगाते हैं, केवल नंबर लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए NaCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, NaCl, सॉल्ट है, डिसॉल्व करोगे तो किसमें डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl निगेटिव आयन में। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी के साथ मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूट है NH4OH, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे NH4 प्लस आ जाएगा और OH आयन, OH आयन जानते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है, मैक्सिमम चार्ज आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी वैलेंसी फैक्टर इन सभी के लिए यहाँ पे 2 आया, जितने आयन्स बनेंगे, आयन पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है वो होगा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। समझ में मान लीजिए यहाँ पे MgCl2 ले लिया, MgCl2, ठीक है। तो MgCl2 जब यहाँ पे डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Mg2+ आयन और उसके साथ साथ Cl पे एक निगेटिव, Cl पे क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, सॉरी 2Cl निगेटिव आएगा। Cl पे एक निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 क्लोरीन के एटम्स है ना, तो 2Cl निगेटिव आयन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, ठीक है। समझ में आ रही बात, बैलेंस तो करेंगे, अब जानती हो रिएक्शन बैलेंस होती है, तो बैलेंस किया जाएगा, तो यहाँ पे 2Cl निगेटिव आयन्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, 2Cl निगेटिव आयन्स, क्लियर हुई। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज कितना है भाई, मैक्सिमम चार्ज कितना है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज है यहाँ पे 2, अगर एक Cl निगेटिव पे एक निगेटिव है, एक Cl पे एक निगेटिव है, तो 2 Cl पे कितने हो जाएंगे, 2 निगेटिव, यानी मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल जाएगा भाई, मॉलिक्यूल का जो मास होगा, जैसे इसका, जैसे NH4OH दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, 16, 1, 17, 4, 21 और 14 यहाँ पे आ जाएगा 35। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 35 है, और मॉलिक्यूलर मास अगर 35 है तो, और वैलेंसी फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला ही 1 है, तो 35/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा इसका जो इक्विवेलेंट मास आ गया वो 35 ग्राम आ गया, क्या गया
35 ग्राम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 35 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट मास किसका? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया, कोई दिक्कत? किसी का भी अगर निकालना हो तो सिंपल सा क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे अपॉन वो डिसोसिएट होने पे कितने चार्जेस, ठीक है, कितने आयंस बना रहा है, मैक्सिमम चार्जेस कितने आ रहे हैं आयन पे, वही आपको फाइंड आउट कर लेना है, उसी से डिवाइड कर देना है मैक्सिमम, ठीक है, आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा उस सल्यूट का। क्लियर हुई? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट मास में कोई दिक्कत? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। सारे एटम्स का जो मास होगा उसको ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, जब मॉलिक्यूल किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने पे उस पर उनके आयंस जो बन रहे हैं उन पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है, कितना चार्ज वो एक्वायर कर रहे हैं, वही चार्ज क्या होगा, आप वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करेगा, उससे डिवाइड करोगे जब मॉलिक्यूलर मास में, तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट हमें दूसरा टॉपिक जो समझना है वो समझना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है यही आपको सारी चीज़ें नॉर्मेलिटी में समझाएगा। तो अब समझना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, ग्राम, ठीक, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास किसका, सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट का गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। उसी सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास अभी पीछे पड़ा है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये कहाँ से, एक चीज़ पढ़े हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो होता था, ठीक है। बस इसी में थोड़ी सी चेंजिंग क्या की गई है कि नंबर ऑफ मोलर मास की जगह यहाँ इक्विवेलेंट मास रखा है, और इक्विवेलेंट मास रखने की वजह से ये जो क्वांटिटी बन गई ये डिफाइन किसको कर रही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आप ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो आप सिंपल सा क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास उसके नीचे इक्विवेलेंट मास रख देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको अगर टर्म्स में लिखना हो तो आप जानते हैं कि गिवन मास को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास कितना होता है, इक्विवेलेंट मास आप यहाँ पे मास ऐसे लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मास EQ, ठीक है, मास यानी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास को क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैलेंसी फैक्टर x से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी पता है पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो ये x ऊपर चला जाएगा यानी वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये किसके टर्म्स में निकालना है, किसके टर्म्स में हमने निकाल दिया, इसको किसके टर्म में निकाला है, इसको निकाला है वेट ऑफ सोल्यूट और वैलेंसी फैक्टर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के टर्म में। समझ में आई बात? नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं, मोलैरिटी में इसको समझाया गया है, अच्छे से समझाया गया। अगर आपने प्रीवियस चीज़ें नहीं देखी हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जाके देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चीज़ निकल गई, क्या निकला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सोल्यूट के लिए। किसके लिए, सोल्यूट के लिए। समझ में आ रही बात? जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है किसी भी सोल्यूट के लिए। अब मैं चलता हूँ, आपको समझाता हूँ नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखिए। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी था सेम एज नॉर्मेलिटी है, और इसमें भी सोल्यूशन की ही बात करेंगे। मोलैरिटी, पहले मैं मोलैरिटी से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ आपको। मोलैरिटी क्या डिफाइन करते थे हम, मोलैरिटी डिफाइन करते थे कि किसी भी सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है।
उसी को हम कहते थे मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अभी प्रीवियस पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्यों मैंने पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी में वो यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या कहता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में किसी सल्यूट का कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किए गए हैं। मैंने फिर से सुनिए, 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया गया है, उसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आपने सीख लिया, पहले ही सीख लिया है। अब वहाँ से ले आके सीधे आपको क्या करना है भाई, पहले क्या निकालना है, पहले आप निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास अगर निकल गया तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कर देना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। समझ में आई? तो नॉर्मेलिटी समझे, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड as the number of gram equivalent of the solution present in 1 liter of solution. It is represented by n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ये मोलैरिटी में भी था, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, और यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जो कि निकालना आपने अच्छे से सीख लिया है कैसे निकालते हैं, समझ में। तो ये चीज़, ये आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी का। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला क्यों कहा, क्योंकि इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वॉल्यूम किस में है, लीटर्स में। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसी नॉर्मेलिटी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, चेंजिंग क्या करेंगे, अभी आपने देखा है प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ पे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये रखा है। तो इसी चीज़ को अगर मैं ले आके यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ml में। क्यों ml में ले रहा हूँ, देखो जनरली जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में किया जाता है। केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में किया जाता है। ये नहीं करेंगे कि 1 लीटर का सोल्यूशन लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमेशा इसीलिए मैं जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो ml में आएंगी, क्वेश्चंस में भी आपको ml में ही मिलेगा, इसलिए हम इस वैल्यू को हम ml में बदल लेते हैं। तो ml में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ml में दिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पूरा सोल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किस में होता है, लीटर्स में होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूं तो वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1000, कितना 1000 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ms यानी मोलर मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू कितना वॉल्यूम इन किसमें ml में। दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत? तो पूरी नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमारा नया फॉर्मूला बना वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, ठीक है, इंटू वैलेंसी फैक्टर, जो कि आप निकाल सकते हो किसी भी, वेट ऑफ सोल्यूट भी आपको पता चल जाएगा, गिवन रहेगा सोल्यूशन क्वेश्चन में। वैलेंसी फैक्टर आपको उनको डिसोसिएट करा के निकाल लेना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना चार्ज आ रहा है, फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी सोल्यूट दिया रहेगा उसका मास, सभी एटम्स के मास को ऐड करता है ना, एटॉमिक मास को, और वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया रहेगा आपको, गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में। यानी कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपके लिए 2 फॉर्मूले यहाँ सफिशिएंट हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया और ये एक ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्टली दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली लिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, ठीक है, फिर सोल्यूट का, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी।
अब नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इसकी रिलेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको डिफाइन करता हूँ यहीं पे स्लाइड में नीचे ही, ठीक है, यहीं पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, हमने पढ़ा था अभी जब हम नॉर्मल मोलैरिटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मोलर, ठीक है, मोलर लिखा हो, सेमी मोलर, ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मेलिटी में भी आती हैं। सेमी मोलर, डेसी मोलर पढ़ा था, डेसी मोलर। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, सेंटी मोलर पढ़ा था, सेंटी मोलर। मोलैरिटी जब पढ़ाया था उस वीडियो में ये पूरा मैंने आपको डिफाइन किया था। मिली मोलर, क्या होता है मिली मोलर, मिली मोलर किसे कहेंगे, ठीक है। ये सभी टर्म्स यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, आपको फंसाने के लिए यूज़ होते हैं। मोलर का मतलब अगर कह रहा है मोलर सोल्यूशन यानी एक मोलैरिटी कितनी होगी 1, अगर कह रहा है सेमी मोलर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी कितनी होगी m/2, अगर कह रहा है डेसी मोलर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी कितनी होगी m/10, ठीक है। अगर कह रहा है सेंटी मोलर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी कितनी होगी m/100, अगर मिली मोलर सोल्यूशन कह रहा है तो मोलैरिटी कितनी होगी m/1000, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी के लिए भाई इनका कज़न ब्रदर है, ठीक है, इसलिए नॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मल होता है, ठीक है। क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 1n। सेमी नॉर्मल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेमी नॉर्मल, तो सेमी नॉर्मल का मतलब n/2 हो जाएगा। डेसी नॉर्मल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, तो डेसी नॉर्मल का मतलब n/10 हो जाएगा। फिर आता है सेंटी नॉर्मल, ठीक है, सेम एज मोलैरिटी की तरह ही है। सेंटी नॉर्मल का मतलब n/100 हो जाएगा, और मिली नॉर्मल का मतलब हो जाएगा, मिली नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, मिली नॉर्मल का मतलब हो जाएगा n/1000। समझ में? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये टर्म्स याद रखने हैं, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, ये सब अगर लिखा हुआ है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी आपको डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? आगे बढ़ें, इसको डिलीट करें, ये यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, तो ये चीज़ हुई। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो बढ़िया रिलेशन निकाल लेते हैं। लेट कर लेता हूँ मैं एक सोल्यूशन लेट कर लेता हूँ, ठीक है। उस सोल्यूशन में W, स्मॉल w ग्राम ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किया है, ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये सब लेट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, V दिया है, और वो भी किस में, ml में, VmL है। कितना है, VmL है, ठीक है, VmL हमने लिया है, मिलीलीटर में है, ठीक है, VmL, ठीक। और फिर हमें क्या ज़रूरत है, मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो ms है। ms इज इक्वल टू, स्मॉल ms इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट का मोलर मास ms से रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या चाहिए होता है, वैलेंसी फैक्टर x से रिप्रेजेंट हो रहा है। जो भी सोल्यूट है उसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब लेट किया हमने, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले मोलैरिटी डिफाइन कर लेते। इसके हिसाब से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी क्या कहता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वो भी किस में, ml में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मेलिटी अगर डिफाइन करें इसी सोल्यूशन के लिए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम इन ml, ठीक है। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, अगर मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ, कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से वेट, कुछ दिख रहा होगा आई थिंक, कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा अभी तक, देखो
अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से इतना पार्ट किसका है, ये पूरा मोलैरिटी है कि नहीं, है ना, पूरा क्या है, मोलैरिटी है कि नहीं। तो मैं सीधे यहाँ पे रख सकता हूँ, इस पूरे जगह पे क्या रख सकता हूँ, इस पूरे जगह पे मोलैरिटी रख सकता हूँ। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इतने जगह जितना रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बचा क्या, x। यानी अगर किसी सोल्यूशन का आपको मोलैरिटी पता है और आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है उस सोल्यूट के वैलेंसी फैक्टर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी में, तो उस सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला एक और बन सकता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन x हो जाए। यानी अगर किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको पता है और मोलैरिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो आप क्या करिए, नॉर्मेलिटी को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, आगे न्यूमेरिकल्स का भंडार है, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था, बताया था कि इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने ही वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा भी, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे एंड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं और आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है हमारा सेशन का, द डेंसिटी ऑफ NH4OH सोल्यूशन इज 0.6 ग्राम पर मोल, इट कंटेन्स 34% बाई वेट ऑफ NH4OH, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो लगा लेते हैं नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लो, समझ लो कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक है, फिर हम लगाते हैं। अभी मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे क्या समझ में आया कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है जिसकी सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, सोल्यूशन की डेंसिटी। फिर कह रहा है कि NH4OH जो है वो 34% बाई मास, NH4OH का 34% बाई मास उस सोल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, ठीक है। कैलकुलेट करिए नॉर्मेलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहले चीज़ें लिख लें, पहले ये बताओ, डिकोड करो कि 34% बाई वेट का मतलब, यानी या इसको लिख सकते हैं बाई मास का मतलब क्या है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, इसको डिकोड करना बताया है, क्या बताया था कि 34% बाई वेट लिखा है, तो इसका मतलब 34 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी NH4OH डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ग्राम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बाई मास है, समझ में आ रहा है। तो 34 ग्राम, अब यानी ये किसका मास है, सोल्यूशन का मास है, ये किसका मास है, सोल्यूट का मास है। यानी आपको स्मॉल w तो मिल गया, वेट ऑफ सोल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और NH और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 इंटू x यानी वैलेंसी फैक्टर अपॉन मोलर मास यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉरी ml, ठीक है। यानी हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास तो पता है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मिल जाएगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है, मास है 100 ग्राम्स और डेंसिटी कितनी है, 0.6 ग्राम पर मोल पर ml, ठीक है। तो G से G गया यानी ग्राम से ग्राम गया, बचा कितना, 100 अपॉन 0.6 ml, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया। अब चीज़ें हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब क्या पता, क्या नहीं पता है, x नहीं पता है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, वही NH4OH भाई डिज़ोल्व हो रहा है, तो डिज़ोल्व होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, NH4 प्लस OH निगेटिव में। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर यहाँ से निकल गया कि वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद MS अभी निकाला था NH4OH का,
यहाँ निकाल देता हूँ फिर से NH4OH। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है, 35 ग्राम, ठीक है। यानी सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब बस आपको क्या करना है, पुट करना है। तो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, ठीक है। यही करना है आपको, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। पहले चीज़ें देख लेनी है, डिकोड कर लेनी है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या नहीं दी हुई हैं, फॉर्मूला लिखना है ना, और सभी 1 बाय 1 सभी टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, यूज़ करना है और देख लेना है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं कि नहीं। फिर उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ गया, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 34 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1 है अपॉन इसकी वैल्यू ms की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, और इसका ml में कितना है 100/0.6, ठीक है। 100 से ये 1000 10 टाइम्स में जाएगा, 0.6 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 34 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 0.6 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा ना, ठीक है, अपॉन 35, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 34 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1 पॉइंट समथिंग बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.0, ठीक, 1.0 है, 1 और 0 और 34 यानी 34 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 1.03 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, लगभग। तो 6/1.03 या 02 इतना आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे आप, और डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एक्चुअल नॉर्मेलिटी, मतलब इतना नॉर्मेलिटी लगभग अराउंड कितना आ जाएगा। हम अगर इसको डिवाइड 1 मान लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 नॉर्मल, 6n। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। तो ये थी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, ये था नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन मिल गया ऐसे ही बस आप पुट कर दिए। डेंसिटी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और फंसाते भी हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, परेशानी? अगर परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चीज़ आपको डिकोड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही स्लाइड ओपन करके फिर से आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। समझ में आया, लेकिन आपको मुझे अवेयर कराना पड़ेगा कि हाँ आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 0.75 मोलर ऑफ सोल्यूशन, देखो कैपिटल M लिखा है मतलब मोलर सोल्यूशन है, मोलैरिटी की बात की जा रही है। मोलर ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कह रहा है इतने मोलैरिटी का जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है। डाइल्यूटेड विथ 150 ml ऑफ सॉल्वेंट, कह रहा है कि फिर से उसमें डाइल्यूशन किया जा रहा है। डाइल्यूशन का मतलब मैंने बताया था आपको, डाइल्यूशन का मतलब फिर से हम ऐड कर रहे हैं वाटर, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 150 ml और सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है, तो कह रहा है न्यू मोलैरिटी क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें कोई, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन हो रहेगा होमवर्क, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 0.75 मोलर सोल्यूशन है, यानी मोलैरिटी कह रहा है, वही वाला क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, जो टॉपिक प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन है। यानी मोलैरिटी, पहली मोलैरिटी दी हुई है 0.75, कह रहा है वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 100 ml, कह रहा है कि ये पहला सोल्यूशन है, ये पहला वाला सोल्यूशन, ठीक है। अब कह रहा है इसमें हम 150 ml सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब 150 ml सॉल्वेंट ऐड किया तो अब सोल्यूशन जो है वो दूसरा बन गया, सोल्यूशन दूसरा बनेगा। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, कितना चेंज होगा 100 ml से 250 ml आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है नया जो मोलैरिटी बनेगी वो बताइए। तो नई मोलैरिटी कैसे 250 ml आया, तो 100 ml पहले था सोल्यूशन का वॉल्यूम, 150 और ऐड कर दिया तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250 ml हो जाएगा, ठीक है। अब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है M2V2, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है,
ठीक है, यानी मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन और मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से आपको M1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, बस M2 निकालना है। फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। करके जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH in an aqueous solution is 0.02 and its density is 0.94 gram per centimeter cube. Determine the molarity and molality. ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन के साथ हमने डेंसिटी भी दी है सोल्यूशन की। कह रहा है कि किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, CH3OH का, ठीक है, और डेंसिटी किसकी दी है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी है। आपको कह रहा है मोलैरिटी निकालना है और मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे रख रहा हूँ, होमवर्क के लिए। यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना है आपको। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाने के साथ साथ उसके बाद आप डेंसिटी से रिलेट करेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे सोल्यूट के। ठीक है, और वहाँ से आपको क्या करना है, फिर डेंसिटी से रिलेट करना है सोल्यूशन को, और फिर डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेना है मोलैरिटी और मोलैलिटी। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नहीं आया। अगर आ जाता है तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नंबर्स तो इधर उधर रीअरेंज हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ ग्लोबस सॉल्ट weighing 8.0575 into 10 to the power minus 2 kg is dissolved in water to obtain 1 decimeter cube of solution of density 1077.2 kilogram per meter cube. Calculate the molarity and molality and mole fraction of the solution, यानी Na2 mole fraction of Na2SO4 in solution। ठीक है, यानी Na2SO4 है, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, सोल्यूशन बनाया जा रहा है। और ग्लोबस का फॉर्मूला ये होता है, ग्लोबस सॉल्ट का फॉर्मूला यही होता है Na2SO4.NH2O। ठीक है, ये फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि इसी को डिसॉल्व किया जा रहा है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैंपल ऑफ इतना इज प्रेजेंट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब। देखो जब भी 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो तो 1 डेसीमीटर क्यूब हमेशा 1 लीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर जानता है कि आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि आपको फॉर्मूला पता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, आप जल्दी जल्दी सारे वैल्यूज पुट करोगे और मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन सारी चीज़ें निकाल दोगे। ठीक है, इसलिए वो आपको फंसाएगा कहाँ, इन सब चीज़ों में फंसाएगा जहाँ आपको यूनिट्स ना पता हो। यूनिट नहीं पता होंगी तो आप तुरंत क्या कर जाओगे, यहीं डेसीमीटर क्यूब, अरे डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे फंस जाओगे, और जैसे ही फंसे गया सारा क्वेश्चन गया। समझ में आ रही बात, तो आपको क्या करना है, पहले तो यूनिट्स क्लियर रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो इसका कह रहा है, इसका 8.0575 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg का सैंपल 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, तो मोलैरिटी बताओ। तो भाई आपको क्या करना है, भाई इसका मास पता है। ठीक है, गिवन मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स को 1 लीटर से डिवाइड कर दें, ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा कितना मोलैरिटी होगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया। ठीक है, इसका गिवन मास, ये तो गिवन मास है, यानी W है गिवन मास। ठीक है, इसकी अगर इसका मोलर मास निकाल लें तो मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 2 सोडियम है तो 1 सोडियम का 23, 2 सोडियम का 46, सल्फर का कितना होता है 32, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा, और 1 वाटर का 18 होता है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऐड करिए, 64 में 32 ऐड होगा तो 96 में 46 ऐड होगा 142, और 142 में 180 ऐड होगा 322 आ जाएगा। ठीक है, यानी मोलर मास ये आ गया ग्राम में। ठीक है, लेकिन ये तो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.33322 kg।
ठीक है। तो अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला मोलैरिटी का? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन सल्यूट लिख लेते हैं, सल्यूट अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है? 1। इस 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स कितना दिया है? 1। इसकी वैल्यू रख ही लेते हैं। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 8.0575 इंटू 10⁻⁻² kg में, है ना, ठीक है, अपॉन नीचे कितना है? 0.322 kg में, है कि नहीं, है ना वैल्यू, ठीक है। अब इसी को रख लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट काट दें तो 8057.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 322 से इसको कैंसिल आउट करो। 322 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 644, ठीक है, और 805 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स में तो जाएगा ही, उसके बाद 3 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, उसके बाद बचा कितना? 156 उधर, 5 इधर, तो 156 यानी 161 में फिर 7 ऐड हो जाएगा यानी 1617, और 1617 322 से डिवाइड करना है, मतलब 5 टाइम्स जाएगा, 1500 कुछ, ठीक है, 5 टाइम्स जा सकता है, आराम से जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई इतना ही करते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ठीक है, केजी से केजी दोनों का कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 इंटू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.25 मोलर। मोलैरिटी निकल गई, समझ में आया? कोई दिक्कत? मोलैरिटी फाइंड आउट हो गई। अब आते हैं, अब दूसरा क्या निकालना है? हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले यही समझा देता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे। डेंसिटी किसका दिया है? सोल्यूशन का। तो कर लेते हैं, देखो क्या निकालना है यहाँ पे? निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट लिखा था क्या पीछे? सॉल्वेंट तो लिखा था, हाँ सही है, ठीक है, मुझे लगा मास ऑफ सोल्यूट मैंने लिख दिया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ मास ऑफ सोल्यूशन। अगर मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूशन अगर मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूँगा बताइए? मास ऑफ सोल्यूशन अगर पता चल गया तो मैं जानता हूँ मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, जो कि मुझे पता है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट मुझे पता है, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो यही कर लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है? पीछे अभी लिखा है 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ये। और वॉल्यूम कितना दिया है? 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको डेसीमीटर में बदल लें। डेसीमीटर देखिए, याद रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ इस मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदल देते हैं। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स होता है, तो लीटर में ज़्यादा सूटेबल रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल दीजिए, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1007.2 kg
अपॉन मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदला तो 1000 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, 1 मीटर क्यूब में 1000, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.0772 kg पर डेसीमीटर क्यूब। समझ में? यानी ये डेंसिटी आ गई। अब डेंसिटी जब आ गई तो ध्यान से सुनिए, डेंसिटी जब आपकी फाइंड आउट हो गई तो आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल MS लिख रहा हूँ, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है 1, डेंसिटी कितनी है 1.0772 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट जाएगा 1.0772, ठीक है, किलोग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी किसका, मास आ जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूशन अगर पता है तो मास ऑफ सोल्यूट अब निकाल लें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है मोलैलिटी के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यानी Na2 Na2SO4, ठीक है। अच्छा, Na2SO4 का अगर मोल्स से निकाले तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई उसका मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा भाई। अभी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है मॉलिक्यूलर, ठीक है, यही तो होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास में अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मास ऑफ Na2SO4 मिल जाएगा। भाई देखो यहाँ पे ग्लोबल सॉल्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ कितने सल्यूट आपने डिसॉल्व किए हैं, ठीक है, Na2SO4 के कितने सल्यूट डिसॉल्व किए हैं, तो वो बात हो रही है। समझ में आ रही बात? देखिए ध्यान से, अभी यहाँ जो मोलैरिटी की बात की थी तो वहाँ पे हमने ग्लोबल सॉल्ट लिया था, वहाँ पे H2O का अमाउंट भी लिया था जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, लेकिन जब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब वो कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो यहाँ Na2SO4 का ही मास लिया जाएगा, ठीक है। किसका लिया जाएगा, Na2SO4 का, ना कि Na2SO4.10H2O का, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.25, ठीक है, और Na2SO4 का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, सोडियम का कितना होगा, सोडियम का 23, 2 ज़ा 46, 46 में 32 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2, 48 और 30, 78 में 64 और ऐड होगा 142 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया 142 का मल्टीप्लाई करें अगर 25 में तो 25 2 ज़ा 50, 05 कैरी, 25 4 ज़ा 100 और 5 105 और 5 10 कैरी, 21 25 1 ज़ा 25 और 5 30 आ जाएगा, ठीक है, यानी इतना, और इसमें ऐड करेंगे तो 30.50। अब ये ग्राम में आया है तो ग्राम से हमें यहाँ पे किलोग्राम में ना सोल्यूशन का मास किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड, यानी वैल्यू आ जाएगी 0.0305, ठीक है, इतना किलोग्राम, ठीक है, 0.0305 इतना किलोग्राम। यानी आपका अब निकाल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा रहा है, मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, रुकिए, ठीक है, वेट अ मिनट, तो यहीं करें नहीं तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा, हमेशा पीछे आना पड़ेगा ना, वेट 2 मिनट, बस सॉल्व हो गया है, चिंता मत करिए, ठीक है, एक बार बोल दीजिए तो हो तैयार, करोगे वार, ठीक है, वार ही करना है, लड़ाई करवा रहे हो सर, ठीक है, लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी लगा रहे हैं, हाउस द जोश तो पुराना हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, हमें क्या निकालना था, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, ये इसको काट देते हैं, मास ऑफ
सॉल्वेंट इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, सोल्यूशन का मास इतना है, सोल्यूट का मास इतना है, तो सोल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 1.07, ठीक है, 72 माइनस 0.03050 kg, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1.0 से यहाँ पे कितने डिजिट हैं 4, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें से 2 यहाँ पे आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वेट अ मिनट 2 आ गया, 7 में से सॉरी लास्ट में 4th डिजिट तो 2 है ना, वेट अ मिनट, गलती से मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो आ जाएगा 0, ये ज़्यादा डिजिट्स है ना, 0 और 2 में से 5 गया तो ऑब्वियस ही बात है, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, यहाँ से कैरी लिया तो 7, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, और फिर 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 1.04670 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। 305 यहाँ पे ऐड माइनस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी केजी में। अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, अब 1.04 मैं इसको लेके चलता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आ गया तो यहीं साइड में हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 0.25 है ना, ठीक है, 0.25 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट थे। वेट मिनट निकाल देते हैं, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया था 0.25 ना, 1 मोल में डिजोल्व किया था, 1 लीटर में डिजोल्व किया गया था, वैसे ही यहाँ पे तो 0.25 वो हो गया, और उसके साथ साथ अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 1.04, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैं थोड़ा सा इसको पेन थोड़ा सा कभी कभी जब ज़्यादा चला दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। चलिए, तो ये मैं मोलैरिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 0.25 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, क्लियर हुई। तो वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, आपने पूरा जो सेटअप है, पूरा मैंने किस तरह से समझाया है वो चीज़ें समझ में आ गई हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आई हैं तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया हूँ और एंड कहाँ किया हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर की बात है तो यहाँ पे आंसर वही आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.25, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे पता चल गया, किलोग्राम्स में भी पता चला है, तो बस आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करके आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलैरिटी निकल गई तो अब निकालना है हमें क्या, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे मैं बताता हूँ, रुकिए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.25, ठीक है, वो रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई, सॉल्वेंट का मास पता है ना, मास पता है, ठीक है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, मास पता है, तो अपॉन क्या कर देंगे, उसका मोलर मास रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और यहाँ पे इस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के और सॉल्वेंट के ऐड करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में,
कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आया। देखो मैंने डिटेल समझाया है, बस लास्ट में आंसर जो है वो आपको लाना है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ को वीडियो में एक्सप्लेन्ड वे में जिस तरह मैंने यहाँ पे समझाया, देखो चाहे वो मोलैरिटी हो, मोलैरिटी हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके अच्छे से निकाला मोलैरिटी, फिर मोलैरिटी के लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको कि मास ऑफ सोल्यूशन से कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की डेंसिटी में कैसे मैंने यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे आप मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी का यूज़ कर सकते हो, फिर उनसे मास ऑफ क्या निकाला, सोल्यूट निकाला, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, और मास ऑफ सॉल्वेंट से आप मोलैरिटी निकाल ली। अब मोलैरिटी का जब मोलैरिटी खत्म हो गई, मोलैरिटी समझ में आ गया, तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना था। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करना है, केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स ही तो रखने हैं, ठीक है। आपको मास ऑफ सोल्यूट पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है, ठीक है, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है। मोलैरिटी, जब मोलैरिटी के लिए हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला ही है, ठीक है। आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, क्योंकि वाटर लिया गया है एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर का मोलर मास आपको पता है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया हूँ, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप क्या कर लेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐड करके, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करना है, डायरेक्टली आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुई। तो यहाँ तक की ये चीज़ें थी। और फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि पिछली स्लाइड देखो, पिछली स्लाइड में जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपके लिए मैं एक बार और कोशिश कर लूँगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करना है, कमेंट में बोल दीजिएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ग्लोबल सॉल्ट, ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलिए, देखो मैं चाहता हूँ हमेशा हम दोनों लोगों के बीच, ठीक है, हम मतलब मैं टीचर आप स्टूडेंट, तो हम दोनों के बीच जो रिलेशन है वो फैमिलियर वाला रहे, ठीक है। समझ में आ रही बात, अगर फैमिलियर रिलेशन रहेगा तभी आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन होती है बताइए, हम उसको सॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी अपना बेस्ट देना है, समझने की आप कोशिश तो करो। समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ, देखो अब ये क्वेश्चन मुझे कुछ आसान लग रहा है, देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज इतना, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। भाई देखो मोलैरिटी निकालनी है, क्या दिया है, एसिटिक सोल्यूशन, मोलैरिटी निकालनी है या मोलैलिटी निकालनी है, आई थिंक मोलैलिटी निकालनी होगी, ठीक है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है मोलैलिटी निकालनी होगी, क्योंकि मोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी तो दी हुई है, तो यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी होगी, मोलैलिटी, ठीक है। ठीक है, तो मोलैरिटी दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, वही काम करना है। देखो ध्यान से देखो, वही चीज़ें आपको करनी है, मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो मोलर सोल्यूशन जब है तो आपको वही काम करना है। देख लेते हैं एक बार कि क्या करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया है 0.3 मोलर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2.303 मोल्स किस में डिजॉल्व होंगे, 1 लीटर में डिजॉल्व होंगे। क्लियर, 2.03 मोल्स किसके, एसिड के किस में डिजॉल्व होंगे, 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। 1 लीटर सोल्यूशन में अब कह रहा है कि सोल्यूशन की हमने डेंसिटी दे दी है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर दिया है और वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, तो मास निकल सकता है कि नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दिस इम्प्लाइज दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.017 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। लीटर को ml में बदलेंगे तो 1000 ml आ जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1017, ये क्या आ जाएगा मास, और वो भी किस में, ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी मास ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया। अब मास ऑफ सोल्यूशन अगर मिल गया है तो आप मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.03, 2.03, वेट कितना है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल m इज इक्वल टू, यही होता है ना वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 2.03 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास कितना है, सोल्यूट कौन है CH3COH, यही तो है CH3COH एसिटिक एसिड, तो इसका निकाल लो 12 + 3 + 12 फिर से और 16 to the 32 + 1। ठीक है, तो 12 24 में 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, कितना आएगा 4 और 20 56 में 4 ऐड होगा तो 60 आ जाएगा, यानी 60 है। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, इसको 2 मान लें, 60 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये 120 आ गया, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूशन, मोलर मास वेट ऑफ सोल्यूट जो आ गया W, वो आ गया, सोल्यूट का मास आ गया 120 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं होगा, वेट ऑफ सोल्यूट होगा, जो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें पता चल गई, क्या पता चल गई, मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया 1.1017 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूट पता चल गया। तो अगर सोल्यूट का मास पता चल गया और मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट का मास क्या होगा भाई, सॉल्वेंट का मास सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास घटा दीजिए, तो सोल्यूशन का मास कितना है 1017 माइनस 120, घटाइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 120 17 100 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 100 माइनस करेंगे 917, और 20 और माइनस करोगे यानी आ जाएगा 897। ठीक है, आ जाएगा, कितना आएगा, कोई दिक्कत, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मीनिंग ग्राम्स में। ठीक है, अब क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2.03 दिए हुए हैं, बस मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना था 897। ठीक है, 897, लेकिन ये केजी में रखना होता है, तो केजी में रखने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो 0.897 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी केजी में, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये क्या है, मोल्स। अब इसको डिवाइड करो, मोलैलिटी फाइंड आउट हो गई है, समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। तो इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बस इतनी सी बात बोलनी है कि इस सेशन के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आगे टॉपिक्स के साथ, जैसे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, लाइक्स डिजोल्व लाइक्स क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन उनमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन को सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हर एक टाइप के सोल्यूशन में, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आगे बहुत सारी चीज़ें मिलनी हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।